द थर्ड आई पेश करता है निरंतर रेडियो स्टे होम कितना सुरक्षित पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में मैं माधुरी कोविड-19 पे नहीं पर इस दौरान बढ़ती हुई जेंडर आधारित हिंसा और उसे देख रहे आसपास वाले लोग यानी बायस्टैंडर पे बात करूंगी। रास्ते पे जब कोई किसी से झगड़ रहा हो या पास वाले घर से कुछ आवाजें आ रही हो या मेरी सहेली मुझे फोन पे उसके साथ हुई हिंसा के बारे में बता रही हो, तब उस हिंसा को देखने वाली, सुनने वाली या उसके बारे में जानने वाली मैं एक बायस्टैंडर हूँ। पर कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। कई बार बीच में पढ़ के रोकने का मन भी होता है, पर कुछ विचार ये करने से मुझे रोक देते हैं। इसको वेफ्ट फाउंडेशन की इति रावत बायस्टैंडर सिंड्रोम कहती है। बायस्टैंडर सिंड्रोम जो होता है वो पहले तो ये है कि आप कभी कोई घटना देख रहे हैं तो आप साइड में खड़े होकर उसको देखते रहते हैं या फिर उसको अनदेखी करके आगे निकल जाते हैं अपने काम के प्रति। जो भी आपका काम है उसके आप करने लगते हैं। ये जब होता है तब लोगों को अपने आपस में जो नागरिक सहायता होती है वो छूट जाती है। तो हमें ज़रूरी है कि हमारे आसपास जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। कुछ गलत हो रहा है तो वो आवाज उठाएं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसी चीज को हम लोग बाइस स्टैंडर्ड सिंड्रोम कहते हैं। कहीं कहीं लोगों को ऐसे भी लगता है कि मतलब इतने सारे लोग खड़े हैं, कोई ना कोई तो बोलेगा, तो हर कोई इंतजार में रह जाता है, वेट करते रह जाता है कि कोई और कुछ कर लेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा बेम्बला फाउंडेशन के ईरम अहमदी ने बताया, यानी ये सोचना कि कोई और करेगा, उसे मनोवैज्ञानिक लातने और डार्ली बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। उनका मानना है कि कई बार भीड़ में कोई भी हिंसा को रोक नहीं पाता क्योंकि उसमें सामाजिक दबाव महसूस होने लगता है कि कोई नहीं कर रहा तो शायद वही ठीक होगा। पर इसी रिसर्च स्टडी ने ये भी कहा है कि आसपास वाले जो इस हिंसा को देख रहे हैं वो विटनेस यानी कि गवाह है जो हिंसा की साइकिल को तोड़ने में मदद कर सकते हैं। ये बायस्टैंडर रास्ते पे कोई अनजान व्यक्ति हो सकती है। मैं उस ऑटो में बैठ गई। धीरे धीरे 3-4 मिनट में मुझे समझ आने लगा कि जो सामने वाली सीट पे एक लड़का और लड़की बैठे हुए हैं, उसके बगल में जो लड़का था वो लगातार लड़की को अपने कोहनियों से कभी धक्का देना, कभी वो ऐसे ऐसे अपने यानी कमर से ऐसे खिसकने के लिए ऐसे करना, तो वो लड़की अनकंफर्टेबल बार बार हो रही थी। बायस्टैंडर कोई पड़ोसी हो सकता है। हमारा एक दूसरे के यहाँ आना जाना लगा रहता था बहुत अच्छे से। वी वर गुड नेबर फ्रेंड्स। कुछ टाइम के बाद उनके रहने के बाद हमारी जो कॉमन वॉल थी ना दोनों फ्लैट की, वो वॉल में वी यूज्ड टू हियर बैंग्स, लाइक जैसे कोई अंदर उस तरफ से खटखटा रहा हो। और ये बायस्टैंडर घर का ही कोई व्यक्ति भी हो सकता है। लॉकडाउन के समय मेरे घर में मेरे पापा बहुत ही दारू पीकर आ रहे हैं और बहुत झगड़ा और गाली गलौज भी करते हैं और ज़ोर ज़ोर से गालियां देते हैं और रोड पर आकर भी हल्ला करते हैं। जेंडर आधारित हिंसा को इस बायस्टैंडर के नजरिए से समझने के लिए मैंने लखनऊ, ललितपुर, दिल्ली और वडोदरा के कुछ लोगों से बात की जिन्होंने आसपास वाले हिंसा के समय क्या कर सकते हैं, उनकी सोच क्या है, उनके डर क्या है, इस पे मुझसे बातचीत की। ये सारी घटना किसी की निजी जिंदगी की है, इसीलिए उनके नाम बदल दिए गए हैं। अंकित वडोदरा में आर्किटेक्चर की पढ़ाई करता है और अक्सर अपनी दादी से मिलने अहमदाबाद जाता है। उसने बताया कि वो दादी के पास वाले घर से चीखने चिल्लाने की और मारपीट की आवाजें सुनता रहा है। उसने ये बात अपनी दादी को भी कही। तब दादी ने कहा, पति पत्नी के बीच ये सब चलता रहता है, पर उसे ये ठीक नहीं लगता था और उसने जाके उस महिला से बात की जो अब्यूज को सहन कर रही थी। उससे मैंने एक दिन उनको पूछा कि आपको जब अंकल मारते हैं तो आपको ऐसा नहीं होता कि मैं उनको छोड़ दूं या उनकी कंप्लेंट कर दूं कहीं पे? तो उन्होंने बोला कि कंप्लेंट कर दूंगी, चल कर दूं कंप्लेंट, लेकिन उसके बाद क्या? और मैं छोड़ दूं, छोड़ के कहाँ जाऊं? ना मेरे पास ऐसी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि मैं खुद को सरवाइव सरवाइव कर सकूं, और छोड़ने के बाद भी ना मेरे पेरेंट्स मुझे अपनाएंगे। तो मैंने बोला ओके, हम वो जो संस्थाएं होती है जो विमेन की हेल्प करते हैं हम उनको बुलाते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो तो क्या करेंगे, वो तो आके मेरे हस्बैंड को डांट के समझा के चले जाएंगे, रहना तो मुझे है ना उनके साथ। तो लॉकडाउन के जस्ट पहले उनके हस्बैंड अमेरिका गए थे और लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से ही हैजंट रिटर्न्ड येट।
तो दादी ने वो आंटी को पूछा था कि अभी तेरे को कैसा लग रहा है, हस्बैंड नहीं है तो तू खुश है कि वो तेरे को मारता नहीं है, ऐसा सब। तो शी इज़ लाइक कि नहीं नहीं, अभी जितना भी मारे कुछ भी करे क्या कर सकते हैं, मतलब मेरे लिए तो जो भी है वही है। मेरे परिवार में भी कई बार बीच में बोलने से पहले मैं झिझकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो महिला कई कारणों से हिंसा सहन करेगी पर कुछ बोलेगी नहीं। क्या इस तरह से हम हिंसा को अनदेखा और सामान्य कर देते हैं और जो अब्यूज सहन कर रहा है उसी पर इल्जाम डालते रहते हैं? अगर कोई महिला मदद नहीं लेना चाहती तो उसके आसपास वाले भी बीच में बोलने से अशक्त है, पर जिसके साथ हिंसा हो रही है या कुछ भी गलत होने की संभावना दिखती है, तब भले ही वो व्यक्ति मदद मांग रहा हो या नहीं, क्या मुझे बीच में बोलना चाहिए क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है? देवांशी एक अलग प्रकार की हिंसा का किस्सा सुनाती है जो हर महिला को इग्नोर करना सिखाया जाता है। एक बार मैं अपनी म्यूजिक क्लास से घर जा रही थी, बस पकड़ी, बस खचाखच भरी हुई थी और मैं वहाँ खड़ी थी और मैंने सामने देखा कि एक लड़का एक लड़की को तंग कर रहा है। बेसिकली लड़की बैठी हुई थी और वो लड़का अपने लिंग को उसके कंधे से रगड़ रहा था, उसके पास ही खड़ा हुआ था। कुछ देर मैंने देखा, पर जब मैंने देखा कि वो उसकी पैंट फूल रही है और वो उत्तेजित हो रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आया और वो लड़की बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी और आगे देख रही थी। तो मैं आगे बढ़ी और मैंने उसको पीछे धक्का दिया और मैंने उस पर चिल्लाई कि भैया तुम कर क्या रहे हो। उस लड़के ने ये किया कि वो मेरे से लड़ने लगा कि आप क्या कह रही हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा आप कर क्या रहे हैं, मतलब मैं इतनी भीड़ में इतने खुलेपन से उसको बोल भी नहीं सकती थी। तो ऐसे बात शुरू हुई और हमारी बहस शुरू हो गई। उतनी देर में वो लड़की कुछ बोली नहीं और चुप्पे चाप वो अगले बस स्टॉप में बस से ही उतर गई और मेरे लिए ये पूरी मुसीबत बन गई क्योंकि वो रास्ता बहुत लंबा था, मेरा स्टॉप बहुत दूर था और पूरे रास्ते वो आदमी मेरे से लड़ता रहा। धीरे धीरे बस खाली होती रही और केवल वो आदमी नहीं पर और भी आदमी जो उस बस में बचे वो भी अंत तक मेरे से लड़ते रहे। मर्दों की भीड़ में मुझे भी डर लगता है कि ये मुझ पर ही हिंसा ना कर दे और कई बार मैं खुद बस चुपचाप वहाँ से चली जाती हूँ। ये हिंसा सिर्फ मारपीट वाली नहीं पर अलग प्रकार की भी हो सकती है, जैसा सादिया बताती है। वो लखनऊ में सद्भावना संस्था के साथ कुछ महिलाओं को पढ़ाई लिखाई करने का प्रोग्राम चला रही थी। एक महिला उसी प्रोग्राम में शामिल हुई पर अचानक से उसने आना बंद कर दिया। सादिया को पता था कि उस महिला का पति उसकी पढ़ाई लिखाई के खिलाफ था। उसने सोचा कि वो उस महिला के घर जाकर देखेगी कि बात क्या है। जैसे ही मेरी शक्ल उनके हस्बैंड ने देखी तो वो मुझसे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो अपनी वाइफ से इतनी उल्टी सीधी बातें करने लगे, चिल्लाने लगे, गाली गलौज करने लगे, यहाँ तक हाथ तक उठाने की कोशिश की। उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा ये सब देख करके और मैंने कुछ उनको समझाने की कुछ बातें सोची। तो इस दौरान हम लोगों की काफ़ी बहस भी हो गई और फिर मेरे अंदर एक डर भी था कि अगर मेरे घर तक ये बात पहुंचेगी तो शायद जो कुछ है मेरा थोड़ी बहुत आज़ादी है निकलने की वो भी शायद बंद हो जाए। तो इस वजह से हमें नहीं लगा कि उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें। तो वहाँ से हम चले आए और फिर उसके बाद मैंने कोशिश भी नहीं की कि उनके तरफ मुड़ करके देखें। मुझे बीच में बोलने से इसीलिए डर लगता है क्योंकि मैं एक औरत हूँ और मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाएगी। क्या ये सिर्फ महिलाओं को ही लगता है? जब मैंने वडोदरा में रहने वाले अपने दोस्त चिंतन से बात की तो मुझे इसका एक और पहलू दिखा। I'm not physically very well built as per the society, you know, like अगर मैं झगड़े में पड़ूंगा तो चांसेस ज़्यादा है कि मेरे को ज़्यादा मार पड़ेगी। अगर मेरे शरीर ऐसा बना होता कि मैं बीच में जाकर दो लोगों को अलग कर पाता तो बात अलग थी, लेकिन मैं काफ़ी दुबला पतला और छोटा हूँ दिखने में, तो मेरे बीच में पड़ने से उन दो लोगों को सिर्फ गुस्सा बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर झगड़ा काफ़ी बड़ा हो रहा है तो शायद मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा, पर आज तक मैंने ऐसा किया नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम कि पुलिस को बुलाने से ऐसे सिचुएशन में कुछ फ़ायदा है या नहीं। क्या पुलिस की मदद लेने से हम डरते हैं? अगर हिंसा मेरे ही घर में हो रही हो तो क्या मैं पुलिस को बुला पाऊंगी? ललितपुर में रहने वाली अंजू का अक्सर सहजनी संस्था में आना जाना रहता है।
उसने संस्था वालों से बात की और ठान ली कि वो अपने पिता का रोज दारू पी के आना, गाली गलौज करना, माँ को मारना, ये सब नहीं चलने देगी। उसने एक दिन पुलिस को अपने पिता की कंप्लेन कर दी। मैंने उससे पूछा कि क्या कंप्लेन करने के बाद हिंसा रुकी या कुछ समझौता हुआ? उन्हें थाने में एक ही दिन रखा गया, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना के चलते उन्हें ज़्यादा समय नहीं रखा गया। घर पे आने के बाद एक दिन तो वो ठीक रहे, लेकिन अगले दिन से वही रोज़ की दारू पीना, गाली गलौज करना उनका शुरू हो गया। इसके बाद अंजू ने बताया कि आसपास वाले भी उन्हीं को सुनाने लगे कि कैसे दोनों माँ बेटी ने अपने घर के आदमी को अंदर करवा दिया। इसके बावजूद अंजू अपनी माँ को हिम्मत देती है और हिंसा होने से पहले ही पिता को कह देती है कि सौजनी संस्था वालों को कॉल कर देंगे या पुलिस को बुला देंगे। उसकी वजह से अब उसके पिता माँ पे हाथ नहीं उठाते, पर माँ बेटी के अलावा अन्य किसी ने भी पिता को कुछ नहीं कहा। मेरे सारे डर एकदम सही हैं। कभी लगता है कि कोई और मदद कर देगा, कभी पता ही नहीं चलता कि जिस पे हिंसा हो रही है उसे मदद चाहिए भी या नहीं। इस प्रश्न को जब मैं बेम्बला फाउंडेशन की इरम अहमदी के पास ले गई तो उन्होंने एक आसान सा सुझाव दिया। अगर हम घर में रह रहे हैं और हमको आवाजें आ रही हैं मार की, चिल्लाने की, अगर इफ इट्स अ फर्स्ट टाइम थिंग तो हो सकता है कि इट्स अ वन ऑफ एपिसोड। तो जैसे कि घर में कभी कभार झगड़े हो जाते हैं लोगों के, राइट? तो दैट इज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस दैट वी वुड ऑलवेज जंप टू टेकिंग एन एक्शन। हाँ, अगर हमको काफी देर तक के फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर हमको आवाजें आ रही हैं कि चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, मारने की आवाजें आ रही हैं, तो वी कैन डू अ कपल ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल, जैसा ब्रेक थ्रू की जो मूवमेंट थी, बेल बजाओ कैंपेन, जिसमें कि आप जाकर एज अ नेबर यू कैन इंटरप्ट, आप घंटी मार के बोल सकते हैं कि मुझे चीनी चाहिए या मुझे दूध चाहिए। तो वो क्या होता है कि उससे जो साइकिल ऑफ वायलेंस है वो थोड़ा ब्रेक हो जाता है। यू कैन डू दैट। लेकिन अगर ऑन अ रेगुलर बेसिस एवरी डे आपको आवाजें आ रही हैं, जैसे कि अभी हमारे पास हेल्पलाइन पे कॉल आया था कि एक बच्चा है उस बिल्डिंग के अंदर, एक फैमिली जहां पर एक बच्चा है और उस बच्चे की रोजाना पिटाई हो रही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये बोलकर एक लेडी ने हमको फोन किया हेल्पलाइन के ऊपर, और उनको हमने यही बताया कि आप तुरंत 1098 को फोन कीजिए, बिकॉज आप बिल्कुल आप फोन कर सकते हैं और आप एनोनिमसली फोन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पूछा जाए तो आप बताइए कि मैं ये लोकेशन पर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको अपना नाम और आपका नाम बताना पड़े। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। यानी अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना या मुझे अपनी सुरक्षा को लेकर डर लग रहा है, तो मैं अनोनिमसली यानी बिना अपना नाम बताए भी पुलिस को 100 पे कॉल करके उन्हें हिंसा की लोकेशन बताकर मदद ले सकती हूँ। अगर मुझे फिर भी पुलिस कंप्लेन तक नहीं पहुँचना तो 181 विमेंस हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल किया जा सकता है। पुलिस के अलावा इन सब हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके या संस्थाओं द्वारा कैसे एक बायस्टैंडर मदद कर सकता है, इस पे इरम उनकी हेल्पलाइन पे आए बायस्टैंडर कॉल का उदाहरण देती है। हमारे पास एक फोन आया एक लेडी का कि उनके घर के नीचे एक औरत खड़ी थी, तो उन्होंने हमको कॉल किया और उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे आपका नंबर मिला हुआ है, मुझे पता है कि बेम्बला काम करता है स्पेस में, लेकिन मैं क्या करूँ अभी। तो उनको हमने बताया ये कि आप 100 तुरंत फोन कीजिए, आज संडे का दिन है और पुलिस आकर आपकी मदद करेगी। हुआ ये कि उन्होंने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस उधर पहुंच तो गई, लेकिन फिर पुलिस ने कहा कि हम अब कुछ कर नहीं सकते, आप इनको ले जाके शेल्टर में रखिए। अब देखिए, जब ऐसा होता है तो जो बाईस्टैंडर है वो परेशान हो जाता है कि किसी औरत को रास्ते से लेकर शेल्टर में पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी तो नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते हैं, लीगल रिपरकशंस हो सकते हैं। उस महिला जो रोड के ऊपर थी, उनके फैमिली मेंबर्स अप्रोच करके पूछ सकते हैं उनको कि आप क्यों हमारी फैमिली मेंबर को शेल्टर में ले जाके आपने रख दिया। तो ये उस बाईस्टैंडर का काम नहीं, बल्कि ये हमारी पुलिस का काम था कि उनको वो ले जाते और सही व्यवस्थित तरीके से एक शेल्टर में पहुंचाते उस लेडी। तो फिर हमने बाईस्टैंडर को रिक्वेस्ट किया कि आप एक काम कीजिए, अगर आप प्लीज गाड़ी में बैठ के पुलिस के साथ जा सकते हो पुलिस स्टेशन, और हम एज एन एनजीओ भी उधर पहुंचते हैं और फिर हम फोन कॉल्स करते हैं, जो भी जरूरत है हम वो काम करेंगे। ये सब जब हमने कहा तो फिर पुलिस तैयार हुई, पुलिस लेकर गई, और वो लेडी जो थी बाईस्टैंडर वो भी पुलिस स्टेशन तक गए, और उसके बाद फिर हमारी संस्था उधर पहुंची एंड देन वी मेड अरेंजमेंट्स फॉर द शेल्टर।
मतलब संस्थाओं द्वारा भी आसपास वाले मदद कर सकते हैं। फिर भले ही वो उस मामले में नहीं पड़ना चाहते हो, वो सिर्फ एक हेल्पलाइन पे कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस जगह पर ऐसी हिंसा हो रही है। कई बार जिन पे हिंसा हो रही है वो डर के मारे आवाज नहीं उठा पाते, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है? वेफ्ट फाउंडेशन का रेड डॉट इनिशिएटिव इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसके बारे में इति रावत ये बताती है। हम चाह रहे थे कि ऐसा कुछ सिंबल बन सके जिसकी वजह से बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के या किसी बिना कुछ कहे आप अपनी शिकायत कर सकें। घर में तो सारे एक एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि कोई किसी से मदद नहीं ले पाता है, तो घर के बाहर ही उनको निकल के मदद ढूंढनी पड़ती है। और वो लेने के लिए जब मदद पहुंच रहे थे तो उनको ये भी तरीका नहीं पता था कि किससे खुल के हम बोल सके। वो चुप्पी तोड़ ही नहीं पाते हैं। रेड डॉट लगाने से और अगर आप इसको एक सिंबल बना देते हैं तो बिना कुछ कहे आप उसको ये तो जता देंगे कि मेरे साथ कुछ हुआ है, और जो भी सामने से आपकी मदद करना चाह रहा है वो एटलीस्ट आपको समझ पाएगा जस्ट एक इशारे से। तो सिर्फ एक हल्का सा रेड डॉट लगाकर हाथ में, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है किसी भी हिंदुस्तानी औरत के पास, कहीं ना कहीं से या तो स्केच पेन या फिर कलर या सिंदूर जो लगाते हैं या बिंदी, कुछ भी लगा के अगर हाथ पे रख कर और अगर आप दिखा सके कि हाँ ये रेड डॉट है और मैं मदद चाहती हूँ। क्या महिलाएं या जिन पे हिंसा हो रही है उन्होंने इस प्रतीक को, रेड डॉट को अपनाया है? और अगर ये रेड डॉट देखकर मैंने कंप्लेन की तो उसके बाद एज अ बायस्टैंडर मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है? इस पे इति रावत उनके पास आए केसेस को देखते हुए जेंडर आधारित हिंसा का ये पहलू बताती हैं। कि अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है कि ये नॉर्मल नहीं है। एक बार किसी का हाथ उठ जाता है वो दोबारा पीछे नहीं जाता है, वो लगातार हिंसा होती रहती है और ये कभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि वो इंसान बदल जाएगा सडनली, तो ऐसा नहीं होता है। वो इंसान ये कंटिन्यू करता रहता है और कभी भी एग्रेशन का मौका आता है ये बढ़ता ही जाता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड जस्ट से दैट आप अगर ऐसा कुछ भी देख रहे हैं तो आप पहले विक्टिम से पूछें कि वो किस स्थिति में है। अगर वो रिपोर्ट करना चाह रही हैं तो वो आप ही से मदद मांगेंगी सबसे पहले। एक बार ही जब रिपोर्ट कर देते हैं बस उसके बाद फिर हम लोग अपने ऊपर ही ले लेते हैं चीजें। और हमारा सबसे पहला जो काम होता है कि हम लोग डायरेक्टली विक्टिम से बात करते हैं। जब भी कोई घरेलू हिंसा का रिपोर्ट आता है तो किसी ने रिपोर्ट किया है वो रिपोर्ट करके और उसके बाद फिर वहां से बेशक दोबारा कभी कॉल ना करें हम। ये सुनकर मेरे मन में एज ए बायस्टैंडर ये जो बायस यानी पक्षपात था कि पुलिस के चक्कर लगेंगे या झमेला होगा, वो दूर हुआ। आसपास वालों के कुछ छोटे स्टेप्स लेने से हिंसा को रोका जा सकता है। जैसे कि पहला स्टेप है हिंसा होने वाली जगह पे पहुंचकर डिस्ट्रैक्ट करना, यानी कि आसपास अगर बंद दरवाज़ों के पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और पता नहीं चल रहा कि किसी को मदद चाहिए या नहीं, तो मैं बेल बजाकर उस हिंसा की साइकिल को तोड़ सकती हूँ और अपनी मौजूदगी से भी सहायता कर सकती हूँ। दूसरा स्टेप है डेलीगेट यानी कि नियुक्त करना। अगर मुझे बीच में पड़ने से डर लगता है क्योंकि सामने वाला मुझ पर भी अटैक कर सकता है, तो मैं कुछ संस्थाओं की जानकारी लेके या हेल्पलाइन नंबर पे शिकायत करके विक्टिम को अनोनिमसली भी मदद पहुँचा सकती हूँ। और तीसरा स्टेप है डायरेक्टली यानी सक्रिय रूप से वहां तुरंत पुलिस को बुलाकर भी हिंसा को रोका जा सकता है अगर हिंसा का दायरा काफ़ी बढ़ चुका हो तो। जैसा कि इति और इरम दोनों के कैंपेन्स ने दर्शाया कि आसपास वालों के बीच बचाव से जेंडर आधारित हिंसा के मामलों को केवल दर्ज ही नहीं पर कम भी किया जा सकता है। निरंतर ट्रस्ट ने हमेशा दलित, आदिवासी और हास्यकृत लड़कियां, औरतों और समूह के संघर्षों को बुलंद किया है। आज की यह बातचीत भी उसी संवाद को आगे बढ़ाने की एक कोशिश थी। अगली बार जेंडर आधारित हिंसा का एक और पहलू देखते हुए बात करेंगे कुछ और लोगों से और संस्थाओं से। स्टे होम कितना सुरक्षित पॉडकास्ट पे।